सो हेलो गाइज, आज हम विजय बैच के अंदर क्लास 10 चैप्टर 8 लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन पढ़ रहे हैं। तो अपना सबसे पहले सवाल आता है व्हाट इज लाइट। तो व्हाट इज लाइट की डेफिनेशन होती है, लाइट बिलोंग्स टू दैट पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम व्हिच फॉल्स अंडर विजिबल रीजन whose wavelength is between 4000 एंगस्ट्रॉम टू 8000 एंगस्ट्रॉम एंड दैट हेल्प अस सी डिफरेंट ऑब्जेक्ट। मतलब लाइट एक ऐसी चीज है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में आती है। कहाँ आती है? आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में। अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या होता है? आप ऐसे याद रखेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को कि इसके अंदर बहुत सारे टाइप की वेव्स आती हैं। लाइट उन वेव्स के बहुत सारे प्रकार में से एक प्रकार होती है जो विजिबल रीजन में आती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कंप्लीट स्पेक्ट्रम आपका ये होता है, गामा रेज, एक्स रेज, यूवी रेज, विजिबल, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव्स, देन रेडियो वेव्स। तो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जो होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का ऑर्डर ये होता है गामा, एक्स, यूवी, विजिबल, इंफ्रा, माइक्रो, रेडियो। तो इनमें से आप देख पा रहे होंगे कि एक विजिबल कैटेगरी आ रही है आपकी, यूवी के नीचे और इंफ्रारेड के ऊपर एक कैटेगरी आ रही है जो है आपकी विजिबल। जो आपकी लाइट है, लाइट इस विजिबल कैटेगरी के अंदर ही आती है। तो लाइट बिलोंग टू दैट पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, ये हो गया आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, विच फॉल्स अंडर विजिबल रीजन, ये विजिबल रीजन के अंदर आता है। और क्योंकि लाइट एक वेव है, वेव और पार्टिकल डुअल बिहेवियर शो करती है, लेकिन अभी आप वेव के तौर पे पढ़ रहे हैं अपन, तो उसकी वेवलेंथ होती है, किसी भी वेव की एक वेवलेंथ होती है। तो उसकी वेवलेंथ होती है 4000 एंगस्ट्रॉम से लेकर 8000 एंगस्ट्रॉम तक। और अपने को पता है लाइट अपने को अलग अलग चीजें देखने में मदद करती है। अगर अपन किसी भी रूम में से लाइट ऑफ कर दें तो आपको कुछ भी दिखाई नहीं देगा। तो लाइट आपको अलग अलग चीजें देखने में हेल्प करती है। अब आता है प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट क्या क्या होती है? सबसे पहली प्रॉपर्टी होती है लाइट की, लाइट इज ट्रांसवर्स वेव। लाइट वेव जो है वो एक ट्रांसवर्स वेव है। ट्रांसवर्स वेव क्या होती है? ट्रांसवर्स वेव्स आर दोज वेव्स व्हिच डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम टू ट्रेवल। ऐसी वेव्स जिनको कोई भी मीडियम नहीं लगता है ट्रेवलिंग के लिए, उसको अपन बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव। अब अगर इसको कोई मीडियम नहीं चाहिए ट्रेवलिंग के लिए, तो आपने जैसे सुना भी होगा कि सन से लेकर अर्थ तक लाइट रेज आती हैं। सन से अर्थ के बीच के अंदर क्या है? सन से अर्थ के बीच में है स्पेस, उसी को आप बोलते हो वैक्यूम। अगर वैक्यूम से लाइट रे आ रही हैं तो क्या अपन बोल सकते हैं इट कैन ट्रेवल थ्रू वैक्यूम। तो लाइट रेज वैक्यूम के अंदर ट्रेवल कर सकती है। और ये प्रॉपर्टी क्यों आती है लाइट रे की वो वैक्यूम के अंदर ट्रेवल कर सकती है? क्योंकि वो ट्रांसवर्स वेव है। ट्रांसवर्स वेव की प्रॉपर्टी होती है कि वो वैक्यूम के अंदर ट्रेवल कर सकती है, क्योंकि उनको कोई मीडियम नहीं चाहिए होता है ट्रेवलिंग के। नेक्स्ट, द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम इज 3 into 10⁸ मीटर पर सेकेंड। जो स्पीड ऑफ लाइट होती है एयर में या फिर वैक्यूम में, वो होती है 3 into 10⁸ मीटर पर सेकेंड। मतलब अर्थ के एटमॉस्फेयर के अंदर भी अगर लाइट रे ट्रेवल कर रही है तो 3 into 10⁸ मीटर पर सेकेंड से करेगी। ये ही सन से लेकर अर्थ तक अगर लाइट रे आ रही है तो वो भी 3 into 10⁸ मीटर पर सेकेंड से ट्रेवल करेगी। लेकिन ये ही आप अगर इसको किसी डाइलेक्ट्रिक मीडियम में डाल दो या फिर इलेक्ट्रिकली वो मैग्नेटिक परमिएबिलिटी वाले मीडियम में डाल दो तो इसकी स्पीड अल्टर हो जाती है। नेक्स्ट, लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। लाइट जो होता है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है ऑलवेज। लाइट वेव जो होती है वो हमेशा आप ये मानते हो ये एक स्ट्रेट लाइन को फॉलो करती है। और सिंगुलरली अपन इसको बोलते हैं रे। अगर ऐसे सिंगल आप लाइन खींचोगे जो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही होगी ये एरो के साथ, तो आप इसको बोलोगे लाइट रे। इसको अपन बोलेंगे लाइट रे। और अगर ऐसी मल्टीपल लाइट रेज आ जाए, अगर ऐसी मल्टीपल लाइट रेज आ जाए और ये एक ग्रुप बना लें, ये आपको दिख रहा होगा ये लाइट रेज का ग्रुप है, आप इसको बोलेंगे बंडल। इसको बोलेंगे बंडल। और इसी को लाइट में जैसे आपने सिंगुलर को बोला था रे, तो इसी को आप बोलेंगे बीम। इसको अपन बोलते हैं बीम ऑफ लाइट। और अगर ये सिंगल हो जाएगी कि एक ही लाइट है तो अपन इसको बोलेंगे लाइट रे। आई होप सो आपको लाइट बीम और लाइट रे के बीच का डिफरेंस क्लियर हुआ होगा। आप एक बार इसको नोट डाउन कर लीजिए या आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अपना लाइट चैप्टर में नेक्स्ट टॉपिक क्या आता है? अपना नेक्स्ट टॉपिक आता है रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन होता क्या है? व्हाट इज रिफ्लेक्शन? रिफ्लेक्शन होता है व्हेन एनी लाइट रे स्ट्राइक्स ऑन अ पॉलिश सरफेस। आप हमेशा पॉलिश सरफेस बोलेंगे, कभी भी आप प्लेन सरफेस नहीं बोलेंगे। अगर आप प्लेन सरफेस की बात करेंगे तो फिर आप रेगुलर रिफ्लेक्शन को कंसिडर नहीं कर रहे होंगे उस केस में।
इसलिए अपन हमेशा बोलते हैं व्हेन अ लाइट रे स्ट्राइक्स ऑन अ पॉलिश सरफेस नॉट प्लेन सरफेस, पॉलिश सरफेस इट बाउंसेस बैक इनटू द सेम मीडियम एज बिफोर, दिस फिनोमेना इज कॉल्ड एज रिफ्लेक्शन। मतलब अगर वो लाइट रे एयर से आ रही है तो एयर में चली जाए, वाटर से आ रही है तो वाटर में चली जाए, केरोसिन से आ रही है तो केरोसिन में चली जाए। ऐसा ना हो कि एयर से आ रही है और वाटर में जा रही है। अगर एयर से आएगी वाटर में जाएगी तो रिफ्लेक्शन नहीं रिफ्रैक्शन कहलाएगा। फिर तो रिफ्लेक्शन कब होगा? जब वो एयर से आए और एयर में ही बाउंस बैक हो जाए। तो एक बार अपन रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन वापस रीड करते हैं। When a light ray strikes on a polished surface, it bounces back into the same medium as before. This phenomenon is called as reflection. रिफ्लेक्शन का मोस्ट बेसिक डायग्राम ये होता है, एक इंसिडेंट रे होती है, एक रिफ्लेक्टेड रे होती है, एक नॉर्मल होता है और एक प्लेन सरफेस होती है। तो अपन ने एमएन जो बनाया है ये है अपनी एक प्लेन सरफेस। ओपी क्या है? ओपी है आपका नॉर्मल। नॉर्मल हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर रहता है। जैसे आप इस केस में देख पा रहे हो कि सरफेस प्लेन है तो उसका परपेंडिकुलर ऐसे है। इसमें कर्व है, आप हमेशा ध्यान रखें जो कर्व सरफेस का नॉर्मल होता है वो किसी उसकी रेडियस से होते हुए जाता है तो एक एंगल पे स्लैंट होगा थोड़ा। तो यहाँ पर एंगल पे स्लैंटेड है वो, क्योंकि वो उसके सेंटर से पास करेगा। आई क्या है? आई है आपकी इंसिडेंट रे। आर क्या है? आर है आपकी रिफ्लेक्टेड रे। एंगल आई क्या है? ये एंगल आई है आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल आर क्या है? एंगल आर है आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ओ क्या है? ओ है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, क्योंकि लाइट रे आ रही है और लाइट रे जा भी यहीं से रही है, इसलिए अपन बोलते हैं इसको पॉइंट ऑफ इंसिडेंस या फिर पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन, जो आप बोलना चाहें। अब आता है रेगुलर रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन वैसे तो फर्दर मोर दो टाइप का होता है। दो टाइप में पहला कौन सा होता है? रेगुलर रिफ्लेक्शन और इररेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन का डायग्राम आप देख पा रहे होंगे, इसके अंदर लाइट रे आ रही है और ऐसे रिफ्लेक्ट हो रही है, ये वाली आ रही है रिफ्लेक्ट हो रही है, यहाँ पर भी लाइट रे आ रही है रिफ्लेक्ट हो रही है, लाइट रे आ रही है रिफ्लेक्ट हो रही है। तो आप इसमें एक तो बेसिक मोस्ट चीज ये देख पा रहे होंगे कि इसके अंदर सरफेस प्लेन है और इसके अंदर सरफेस कर्व्ड है। तो अपन बोलते हैं ये प्लेन सरफेस में होता है और ये आपकी रेगुलर सरफेस पे होता है। जो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं वो दोनों एक दूसरे के पैरेलल है। तो रिफ्लेक्टेड रेज आर पैरेलल टू ईच अदर। और इसके अंदर आप देख पा रहे होंगे रिफ्लेक्टेड रेज पैरेलल नहीं है, वो कहीं जाके मीट कर जाएंगी आगे। तो रिफ्लेक्टेड रेज आर नॉट पैरेलल टू ईच अदर। मोस्ट बेसिक चीज और मोस्ट टाइम की चीज, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन में आपको क्लास 10th बोर्ड एग्जाम में लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पूछे जाते हैं। जब आपको लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पूछे जाए तो ये ही करेक्ट फॉर्मेट माना जाता है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन लिखने का, कि आप सबसे पहले एक बेसिक मोस्ट डायग्राम बनाएंगे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में, फिर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन लिखेंगे। तो डायग्राम आपने यहाँ पर डिटेल में पढ़ चुके हैं, अपन एक बार वापस आपको एक्सप्लेन कर देते हैं। ये अपन ने एमएन लिए एक प्लेन सरफेस, ओपी है आपका नॉर्मल। नॉर्मल हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होता है और कर्व सरफेस का नॉर्मल उसके सेंटर से पास करता है। आई है आपकी इंसिडेंट रे, आर है आपकी रिफ्लेक्टेड रे। एंगल आई, एंगल आई का मतलब है एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है? एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे। एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल आर, एंगल आर है आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है? एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे। एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ओ क्या होता है? ओ होता है आपका पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, क्योंकि लाइट रे इसी पॉइंट पे आके इंसिडेंट हो रही है, या फिर इसी को अपन बोलते हैं पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन। पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन कहने का रीजन ये है कि इसी पे लाइट रे रिफ्लेक्ट होती है इसी पॉइंट से। अब लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में दो लॉ होते हैं। एक लॉ बोलता है इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाइज ऑन सेम प्लेन। प्लेन का मतलब ये होता है कि टू डायमेंशनल में, टू डायमेंशन मतलब आप देख पा रहे होंगे कि भैया ये एक तो एक एक्सिस ऐसी हो गई, एक एक्सिस आपकी ऐसी हो जाएगी, एक एक्सिस ऐसी है, एक एक्सिस ऐसी है। तो आप देख पा रहे होंगे इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे, दोनों ये तीनों जो चीजें हैं ये इन्हीं दो एक्सिस पे आ रही हैं। तो इसलिए बोला जाता है इंसिडेंट रे, नॉर्मल, रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाइज ऑन सेम प्लेन। और फिर आता है एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होता है वो हमेशा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होगा, चाहे रेगुलर रिफ्लेक्शन हो चाहे इररेगुलर रिफ्लेक्शन हो, चाहे आपके स्फेरिकल मिरर से रिफ्लेक्शन हो, चाहे आपके प्लेन मिरर से रिफ्लेक्शन हो, चाहे आपके पैराबोलिक मिरर से रिफ्लेक्शन हो। अभी अपना नेक्स्ट टॉपिक ही है टाइप ऑफ मिरर, तो अभी अपन मिरर्स को बहुत डिटेल में चर्चा करेंगे। आप एक बार ये देख लीजिए और ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद होना चाहिए
आप ये कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारे लाइट चैप्टर में आता है वो होता है मिरर्स। मिरर तीन टाइप के होते हैं, एक होता है आपका प्लेन मिरर, एक होता है आपका स्फेरिकल मिरर और एक होता है आपका पैराबोलिक मिरर। अपन हर एक मिरर को डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन आपको इस चैप्टर में जो पर्टिकुलर मिरर्स को डिटेल में पढ़ना है वो है आपकी स्फेरिकल मिरर। और जब अपन स्फेरिकल मिरर की भी चर्चा करेंगे, पहले अपन थोड़ा बहुत प्लेन मिरर के बारे में जान लेते हैं। प्लेन मिरर आपने क्लास 8 में पढ़ा होगा, ये क्लास 12th में भी आता है, क्लास 12th में इससे अच्छे लेवल का क्वेश्चन भी आएगा। तो अपन एक बार प्लेन मिरर का एक ओवरव्यू ले लेते हैं। प्लेन मिरर की फोकल लेंथ इनफाइनाइट होती है। ये जो प्लेन मिरर की फोकल लेंथ का क्वेश्चन है, ये कई बार 10th बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है ऑलरेडी कि प्लेन मिरर की फोकल लेंथ कितनी होती है। तो प्लेन मिरर की फोकल लेंथ इनफाइनाइट होती है। प्लेन मिरर जो इमेज बनाता है वो जितनी दूर आप ऑब्जेक्ट रखोगे उतनी दूर आपकी इमेज भी बनती है। जैसे आपके जो घर में आप मिरर यूज करते होंगे, आपके मदर यूज करते होंगे, जब ड्रेसिंग करते होंगे, वो फादर यूज करते होंगे शेविंग करते हुए, तो प्लेन मिरर यूज करते हैं। प्लेन मिरर में आप जितनी दूर खुद खड़े होगे उतनी ही अंदर आपको उसकी इमेज दिखेगी। प्लेन मिरर के अंदर जो आपकी इमेज बनती है वो सेम साइज की बनती है। जैसे अपन एक एग्जांपल ले लें कि अगर मेरा हाथ इतना बड़ा है तो मेरे प्लेन मिरर के अंदर भी हाथ इतना ही बड़ा बनेगा, ना छोटा ना बड़ा। एक एग्जांपल लिया है अपन ने, ये एक प्लेन मिरर है, यहां पर एक ऑब्जेक्ट रखा है ए बी, सेम डिस्टेंस पे जाके अपन ने एक इमेज बनाई है ए डैश बी डैश, और इसकी हाइट भी सेम ही है। ऑब्जेक्ट और इमेज की हाइट सेम रहती है, ऑब्जेक्ट और इमेज की डिस्टेंस भी सेम रहती है प्लेन मिरर के केस में। प्लेन मिरर हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है। आप रियल इमेज कभी भी स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं कर सकते डे टू डे लाइफ में, तो आप हमेशा प्लेन मिरर यूज करते हैं। प्लेन मिरर हमेशा आपकी एक वर्चुअल इमेज ही क्रिएट करता है। लेटरल इन्वर्जन जो होता है वो वेल और इजीली ऑब्जर्व होता है। प्लेन मिरर के केस में आप लेटरल इन्वर्जन को बहुत आसानी से और बहुत अच्छे से देख सकते हैं। लेटरल इन्वर्जन मतलब क्या होता है, अगर मैं अपना राइट हैंड उठाऊंगा मिरर के आगे खड़े होके, तो मिरर में मेरे को ऐसा लगेगा कि मैंने अपना लेफ्ट हैंड उठाया है। इसी को बोलते हो आप लेटरल इन्वर्जन। जैसे अभी भी अगर मैं अपना राइट हैंड उठा रहा हूं तो आपके प्रोस्पेक्ट में मैं लेफ्ट हैंड पुल कर रहा हूं। तो आपको लेटरल इन्वर्जन बहुत आसानी से और बहुत अच्छे से आप प्लेन मिरर में देख पाते हैं। सेकेंड टाइप के मिरर होते हैं कॉनकेव स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर के दो टाइप होते हैं, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। अब स्फेरिकल मिरर बनते कैसे हैं, आपके पास एक बहुत बड़ा स्फेरिकल मिरर होता है, स्फेरिकल सरफेस होती है, स्फेरिकल पॉलिश सरफेस होती है टू बी प्रिसाइज। आप उसको उसका इतना एक सेंटर होगा, आप उसको सेंटर से डायगोनली कट करेंगे। डायगोनली मतलब उसकी रेडियस के अलोंग। जब आप उसको सेंटर से रेडियस के अलोंग कट करेंगे तो उसके दो पार्ट्स बन जाएंगे, एक इस शेप का और एक इस शेप का। जब आप दोनों पार्ट्स की अपोजिट सरफेस को पॉलिश कर देंगे, जैसे मैंने ये एक बार इस वाली सरफेस को पॉलिश कर दिया, एक बार इस वाली सरफेस को पॉलिश कर दिया, तो आपको दो मिरर मिलेंगे, एक होता है कॉनकेव और एक होता है आपका कॉन्वेक्स। कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव रहती है। कॉनकेव मिरर की जो फोकल लेंथ रहेगी वो हमेशा नेगेटिव रहेगी। कॉन्वेक्स की ऑन द अदर एंड फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव होती है। कॉनकेव मिरर जो होता है वो रियल और वर्चुअल इमेज दोनों फॉर्म करने की एबिलिटी रखता है। कॉनकेव मिरर रियल और वर्चुअल इमेज दोनों फॉर्म करता है। कॉन्वेक्स मिरर ऑन द अदर हैंड सिर्फ और सिर्फ वर्चुअल इमेज बना सकता है। कॉन्वेक्स मिरर कैन नेवर फॉर्म रियल इमेज। मैग्निफिकेशन कॉनकेव मिरर का पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। वैल्यू वाइज अभी अपन बात नहीं कर रहे हैं, वैल्यू वाइज अपन मैग्निफिकेशन के टॉपिक में ही बात करेंगे। तो कॉनकेव मिरर की जो मैग्निफिकेशन होती है वो पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। पॉजिटिव और नेगेटिव होने का मतलब ये होता है कि अगर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है तो अगर ऑब्जेक्ट स्ट्रेट ऐसे रखा हुआ है सीधा तो उसकी इमेज सीधी बनेगी, और नेगेटिव होने का मतलब ये है ऑब्जेक्ट की इमेज उल्टी बन जाएगी। ऑन द अदर हैंड कॉन्वेक्स मिरर की फोकल वो मैग्निफिकेशन हमेशा पॉजिटिव होगी। पॉजिटिव मतलब वो हमेशा इरेक्ट इमेज बनाएगा। कॉनकेव मिरर इरेक्ट और इन्वर्टेड दोनों बना सकता है। कॉन्वेक्स मिरर ऑलवेज फॉर्म इरेक्ट इमेज। अब कुछ बेसिक पैराबोलिक मिरर आपके सिलेबस में है नहीं, ना अभी 8th में पढ़ते हो आप, ना 10th में पढ़ते हो, ना आप 12th में पढ़ते हो, तो अभी अपन पैराबोलिक मिरर की बात भी नहीं करेंगे। अभी अपन आते हैं कुछ इन मिरर्स की बेसिक टर्म्स पे। तो मिरर की कुछ टर्म्स में सबसे पहली टर्म क्या आती है, जैसे आपने एक टिपिकल डायग्राम देखा होगा मिरर का, पी एम एन आपका मिरर है, उससे एफ है, कुछ सी है, ये कोई स्ट्रेट लाइन जा रही है, ये आर और ये एफ। ये आपने कभी ना कभी इमेज तो देखी ही होगी। इसमें पी का मतलब क्या होता है, इसमें पी का मतलब होता है पोल। इसमें एफ का मतलब क्या होता है, एफ का मतलब होता है फोकस। सी का मतलब क्या होता है, सी का मतलब होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर।
आर का मतलब क्या होता है? आर होती है डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको आप डिनोट करते हो कैपिटल आर से। कैपिटल आर का मतलब क्या होता है? कैपिटल आर का मतलब होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। एफ, एफ का मतलब क्या होता है? एफ होती है डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस। डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस को आप डिनोट करते हो स्मॉल एफ से। स्मॉल एफ का मतलब होता है फोकल लेंथ। किसी भी मिरर की अगर आपको कभी भी क्वेश्चन में देता है फोकल लेंथ इतनी है, उसका मतलब वो ये कहना चाह रहा है कि पोल से लेकर फोकस तक की डिस्टेंस इतनी है। एम एन क्या है? एम एन को आप मिरर बोल सकते हो या एम एन को ही आप अपर्चर बोलते हैं। फिर आता है पी एक्स। ऐसे तो ये जो स्ट्रेट लाइन है ये इंफिनिटी तक एक्सटेंड करती है, लेकिन आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ पर बीच में कोई एक पॉइंट मान रखा है एक्स, तो अपन पी एक्स को बोलेंगे प्रिंसिपल एक्सिस। अब आप एक बार स्फेरिकल मिरर डिटेल में देख लीजिए, मिरर्स देख लीजिए, मिरर कितने टाइप के होते हैं, और एक बार कुछ ये बेसिक टर्म्स को रीड करके देख लीजिए। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप इनके नोट्स क्रिएट कर लीजिए। अपन पढ़ रहे हैं रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन। रूल फॉर इमेज फॉर्मेशन कहां यूज होंगे आपको? अभी अपन कॉन्केव और कॉन्वेक्स मिरर की इमेजेस जब बनाएंगे ऑब्जेक्ट की, तो आपको रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन बहुत हेल्प करेंगे। रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन का पहला रूल क्या बोलता है? पहला रूल बोलता है लाइट रे कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस गोज फ्रॉम फोकस और अपीयर टू डाइवर्ज फ्रॉम फोकस। इसका मतलब ये होता है कि जो कॉन्केव मिरर होता है वो होता है आपका कन्वर्जिंग, और कॉन्वेक्स मिरर होता है आपका डाइवर्जिंग। तो अगर लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी तो फोकस से होते हुए आएगी। जैसे यहाँ पर लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है, फोकस से होते हुए जा रही है। लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है, आपको ऐसा लग रहा है कि वो फोकस से होते हुए आ रही है। सेकंड पॉइंट, सेकंड पॉइंट बोलता है लाइट रे कमिंग फ्रॉम फोकस और अपीयर्स टू कमिंग फ्रॉम फोकस गोज फ्रॉम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, गोज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। इसी को बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। आप समझ पा रहे होंगे कि ये वाला जो रूल है वो इसका जस्ट अपोजिट है, इसलिए इसको बोला जाता है प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। इसका मतलब ये है अगर लाइट रे फोकस से आ रही है या ऐसा प्रतीत हो रहा है कि लाइट रे फोकस से आ रही है तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी। लाइट रे फोकस से आ रही है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी। लाइट रे ऐसा लग रहा है कि फोकस से होते आएगी तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी। इसका जो डायग्राम है उसमें यहां पर एरो आएगा। नेक्स्ट, लाइट रे कमिंग फ्रॉम सेंटर ऑफ कर्वेचर गोस फ्रॉम सेंटर ऑफ कर्वेचर अनडिफ्लेक्टेड। अगर लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही चली जाएगी बिना डिफ्लेक्शन के। क्यों? क्योंकि जो लाइट रे है अगर वो नॉर्मल पे इंसिडेंट होती है तो नॉर्मल से ही रिफ्लेक्ट हो जाती है। और अपन ने बताई थी आपको अभी मिरर पढ़ाते हुए कि जो आपका स्फेरिकल सरफेस होती है उसके लिए उसका जो नॉर्मल होता है वो सेंटर से पास करता है। तो कोई भी लाइट रे अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से आएगी तो मिरर को ऐसा लगेगा कि वो नॉर्मल से ही आ रही है, तो वो नॉर्मल से ही वापस रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो लाइट रे कमिंग पैरेलल, वो लाइट रे कमिंग फ्रॉम सेंटर ऑफ कर्वेचर गोस फ्रॉम सेंटर ऑफ कर्वेचर। लाइट रे कमिंग फ्रॉम सेंटर ऑफ कर्वेचर गोस फ्रॉम सेंटर ऑफ कर्वेचर। लास्ट पॉइंट, लाइट रे इंसिडेंट ऑन पोल, मतलब अगर लाइट रे डायरेक्टली पोल पे आने लग जाए तो उसी एंगल पे रिफ्लेक्ट हो जाएगी जिस एंगल पे वो इंसिडेंट हो रही है। लाइट रे इंसिडेंट हुई एंगल आई पे कोई, तो ये एंगल आर पे ही रिफ्लेक्ट हो जाएगी। यहां पर एंगल आई इक्वल टू एंगल आर होगा। क्यों? क्योंकि इस सरफेस का नॉर्मल ऐसे ही बनेगा सेंटर ऑफ कर्वेचर टाइप, तो पोल पे आएगी तो रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। ये चारों रूल हैं जो आपको इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स मिरर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित होंगे। तो आप ये चारों रूल को पढ़ लीजिए, देख लीजिए और समझ लीजिए। आज अपन अपना लेक्चर यहीं खत्म करेंगे। कल अपन नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स मिरर, मिरर्स फॉर्मूला, मैग्निफिकेशन। थैंक यू।